हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में पढ़ेंगे। और यूसीसी के बारे में आपको पता होगा, यूसीसी हमेशा टाइम एंड अगेन डिस्कशन में रहता है। ज़्यादा ड्यू टू द पॉलिटिकल डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण, या सिंस इंडिपेंडेंस से पहले भी यूसीसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का के डिबेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो यूसीसी के बारे में हम लोग ओवरऑल एक मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी इट इंटरव्यू, मेंस ऑफ यूपीएससी, पीसीएस, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम लोग वे हेड कैसे करेंगे, पहले बेसिक्स देखेंगे यूसीसी क्या है। ठीक ठीक पहले हम बेसिक्स देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, फिर करंट स्टेटस देखेंगे, डिफरेंट व्यूज देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन, अम्बेडकर जी का इम्प्लीकेशन, चैलेंजेस एंड वे हेड, इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बेसिक्स में अगर देखें तो यूसीसी होता क्या है। यूसीसी का अगर सिंपल सा अगर हम लोग इसको अगर डिफाइन करें, तो यूसीसी से कॉमन सेट है क्या, लॉज का। ठीक, तो यूसीसी इज अ सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन ऑफ, किसके लिए, पर्सनल लॉज। ठीक, फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री, ठीक है ना, टेरिटरी, कंप्लीट टेरिटरी का, और इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक, यहाँ दो कंसेप्ट आया क्या, ऑल सिटीजन यानी ऑफ इंडिया, यानी कंप्लीट इंडिया का बात आ गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन। ठीक है, कहीं पे भी, यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट का बात करें, साउथ का बात करें, नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट, कहीं का भी बात करें, साउथ वेस्ट, कहीं का भी, सबका एक पैन इंडिया बेसिस पे एक वन नेशन वन लॉ, किसमें, पर्सनल लॉ की बात हुई थी। और इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यानी ये बात करता है बिटवीन कम्युनिटीज। ठीक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी कम्युनिटीज हैं उनमें कॉमन रहेगा, और विद इन कम्युनिटीज। इसलिए बिटवीन क्यों बोला, क्यों बिटवीन, जैसे हिंदू में कुछ सेट ऑफ लॉज अलग हैं, मुस्लिम में सेट ऑफ लॉज अलग हैं। अब हिंदू मुस्लिम में जैसे मुस्लिम में, हिंदू में पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं होता है, हिंदू में पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता है, तो वो बिटवीन कम्युनिटीज में एक सिंगल लेके आना है। फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी, और जैसे लीगल पेरेंट जो बनते हैं, क्रिश्चियन में नेचुरल पेरेंट जो है वुमेन नहीं होती है, बट हिंदू में इवन अनमैरिड वुमेन है, तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियन है वो वुमेन होगी। ठीक, तो ये डिफरेंसेस हैं। तो बिटवीन कम्युनिटी की बात हुई, और विद इन कम्युनिटी इसलिए बात हुई क्योंकि आप देखिएगा रीजन वाइज ये चीजें चेंज होती हैं। जैसे नॉर्थ में है, और कुछ ट्राइबल में है, पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता है, बट मिनिस्ट्री में बहुत जगह प्रैक्टिस नहीं होता, इन जनरल प्रैक्टिस नहीं होता है इंडिया में तो पॉलीगैमी, अगर कुछ रिलीजन को छोड़ दे तो। और आप देखिएगा कि ये नॉर्थ में विद इन जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव में नॉर्थ में शादी नहीं होती है, साउथ में क्लोज रिलेटिव्स में शादी होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप हिंदू में भी होता है, वहां पे क्लोज रिलेटिव्स में शादी होता है। ठीक, तो रीजन से चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए विद इन कम्युनिटी की बात हुई है और बिटवीन कम्युनिटी की बात हुई है, इस चीज को पैन इंडिया बेसिस पे वन नेशन वन लॉ का बात हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में एक थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में आप देखिएगा कि जो यूसीसी का बैकग्राउंड ऐसे आता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था, उससे पहले क्या हुआ कि 1840 में टैक्स लॉ की रिपोर्ट आया था। फिर 1935 में एक्ट आया था, एक रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, इन सब में बोला गया कि भाई पर्सनल लॉज जो है हिंदू मुस्लिम का, उन सबको, जो पर्सनल लॉज है इसको थोड़ा सा अलग रखो, बट कोडिफाई करो, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। स्पेशली लेक्सो की रिपोर्ट में जब आया, उसी के बाद से सारी एक्ट में, जो इंडियन एक्ट में कोडिफिकेशन शुरू हो गया था। यूनिफॉर्मिटी चाहिए किसमें, आपको जो क्रिमिनल केस, क्रिमिनल मैटर्स होता है, और अदर जो, सॉरी, सिविल मैटर में जैसे एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और भी बहुत सारे जो सिविल मैटर्स हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ठीक, तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको उस यूनिफॉर्मिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बनाया गया। ये
इंडियन लॉ कोडिफिकेशन किया गया था, क्राइम्स में, एविडेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में। बट उस चीज जो था पर्सनल लॉ को छोड़ देने के लिए, पर्सनल लॉ से दूर रहने के लिए बोला गया था। ठीक है। तो उनका यही स्टेटमेंट था कि यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटेड टू किससे, क्राइम्स हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट स्पेसिफिकली क्या रिकमेंड किया, पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम टू बी केप्ट आउटसाइड द कोडिफिकेशन। ठीक। तो उस टाइम पे ये सिनारियो था। फिर बाद में बी एन राव कमेटी बनी। बी एन राव कमेटी का क्या काम था, कमेटी का कि आप जो था हिंदू कोड को आप कोडिफाई कीजिए, हिंदू लॉज को। तो 1941 में इनको कोडिफाई करने के लिए बनाया गया, और 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया बिल के थ्रू। और इसमें हिंदूज में किसको किसको रखा गया था, हिंदू खुद, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिख, और जैन, इन चारों को पॉज से हिंदू ट्रीट करके इसमें कोडिफाई किया गया। तो जो आज हम लोग बोलते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट, तो इन पे चारों ये आते हैं। तो उसी तरह से मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, ये सारे कोडिफाई कर दिए गए थे। बट जो मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियन थे, पारसीज थे, इंटरकास्ट और इंटरफेथ, इसमें तो स्पेशल मैरिज एक्ट चलता है। इसमें अपने रीजन के हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक। तो इनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ था बाय लॉ। ठीक। तो ये बैकग्राउंड है ओवरऑल की सिंस इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ था, लैक्स लॉ की रिपोर्ट आया था, उसने क्या बोला था, यूनिफॉर्मिटी इन कोड इंडियन लॉ में चाहिए, बट वो क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में चाहिए, बट पर्सनल लॉ जो हिंदू मुस्लिम का उसको आप अलग रखो। ठीक। और इसलिए बाद में क्या हुआ कि जब ये बाद में बीएन कमेटी बना, जो कि यूनिफॉर्मिटी हिंदू हिंदू कोड को, हिंदू जो हिंदू जो सक्सेशन हिंदू लॉ जो थे उसको कोडिफिकेशन के लिए बनाया गया था। तो और उसी के बेसिस पे अलग अलग एक्ट्स हैं। ठीक। तो इसमें हिंदू में क्या रखा गया, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन को रखा गया। तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड था, जहाँ पे हम लोगों ने यूसीसी के बारे में पढ़ा, उसके बैकग्राउंड के ओरिजिन और अभी तक के कंटिन्यूशन को देखा। ठीक। अब इसका करंट स्टेटस हम देखें। करंट स्टेटस में आपको पता है कि 44 क्या बोलता है, 44 कहता है कि ब्रिंग करो आ, ये यूनिफॉर्म से सिविल कोड थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक। और उसी तरह बट आप 25 क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, रिलीजियस फ्रीडम को। और 29 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कल्चरल फ्रीडम को। ठीक। तो यहाँ पे हमने जो विद इन कम्युनिटी की बात की, और सॉरी बिटवीन कम्युनिटी की, और ये विद इन कम्युनिटी को। ठीक है। एक तरह से कल्चर डाइवर्सिटी से चेंज होती है, तो वो 29 उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर 371 अलग अलग स्टेट को अपना अलग अलग जो स्पेशल उनके कल्चर के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, इवन पर्सनल लॉज में भी। और जो 6 शेड्यूल भी है, जिसमें आपको पता है एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अ, मिजोरम, ये चार हैं। इसमें भी पर्सनल लॉज में काफी सारे लेवरेज दे रखे गए हैं अपने लोकल कस्टम और कल्चर्स के हिसाब से। ठीक है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अंदर आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी है 371, सॉरी, ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्सनल लॉज है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन, सक्सेशन, एविडेंस, ये सारे किस में है, कंकरेंट लिस्ट में है। इस कारण से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कंकरेंट लिस्ट के कारण। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी में चैलेंज आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक। तो ये हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा। और लीगल स्टेटस अगर हम लोग देख ले, तो लीगल स्टेटस में देखिए, अभी ऐसा नहीं कि यूसीसी कोई इंडिया में न्यू है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बात की, सिविल सिविल मैटर्स क्या नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या, सिविल प्रोसीजर नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिविल नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ये सारे क्या है, सिविल मैटर्स ही हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द लैंड ऑफ द इंडिया, आपका एक सिंगल लॉ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सिविल प्रोसीजर एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये सारे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। तो एक तरह से यूनिफॉर्म बहुत सारे मैटर्स में यूनिफॉर्म कोड है। बट कुछ मैटर्स में जो स्पेशल, जो कोर, जो पर्सनल बिलीफ होते हैं या पर्सनल मैटर्स होते हैं, उसमें अभी नहीं है। तो उसको भी ब्रिंग करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल जो डीपीएसपी का गोल है। ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना है कि अभी है यूसीसी कुछ मैटर में है, बट जो पर्सनल मैटर है उसमें अभी नहीं है। बट सिविल, अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो सिविल मैटर बहुत डाइवर्स होता है। ठीक। तो ये हम लोगों ने इसका ओवरऑल स्टेटस देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में और लीगल मैटर में। ठीक। हम डिफरेंट व्यूज देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या लॉ कमीशन वगैरह के थ्रू जो डिफरेंट व्यूज आए थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक। तो अगर हम लोग व्यूज देखें तो सबसे पहले शाह बानो केस का बात आता है। शाह बानो केस में आपको पता है एलिमनी की बात हुई थी, तो वहां पे 1805 में क्या 1985 में क्या हुआ था कि उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट को की आउटलाइन करे काउंटर ऑफ द कॉमन सिविल कोड, जिससे क्या होगा कि नेशनल हार्मोनी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो इसलिए कॉमन सिविल कोड जो है उसको आउटलाइन करें। ठीक है ना। फिर उसी तरह से सरला मुद्गल केस में भी हुआ। सरला मुद्गल केस में बोला गया कि भैया 80% जब वुमेन, सॉरी 80% सिटीजन्स को आपने कोडिफाई कर दिया पर्सनल लॉज को, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अभी तक इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर द कंट्री आप नहीं कर सकते हैं। फिर उसी तरह से जॉन वेलामाथ में भी हुआ कि भाई ये तो बहुत रिग्रेटेबल है कि अभी तक आपने आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इससे क्या हो रहा है कि ये जो आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन का और नेशनल इंटीग्रेशन का है उसके कंट्ररी ये जा रहा है। फिर उसी तरह से एबीसी वर्सेस दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली में भी आपका बात हुआ था कि यूसीसी आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वही बात आया था कि क्रिश्चियन लेडी थी उसको आ, ये नेचुरल गार्जियन रिकॉग्नाइज किया नहीं किया गया जा रहा था, क्योंकि क्रिश्चियन में रिलीजन पर से वुमेन को, क्रिश्चियन वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेचुरल गार्जियन। ठीक है ना। तो अपने ओन क्रिश्चियन लॉज के हिसाब से, बट हिंदू में क्या है कि आप अनमैरिड, हिंदू कोडिफाई हो गया उसमें अनमैरिड वुमेन भी है वो नेचुरल गार्जियन में अपने चाइल्ड को देख सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला था कि सुप्रीम यूसीसी को कि ये रिमेन्स अनएड्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन है, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर उसी तरह से भी ये दूसरे जजमेंट में भी था कि पॉलो कॉन्टिनो वर्सेस मैरियो लुइजी वैलेंटाइन पेरेरे। तो ये इसमें दो तीन भी याद कर लीजिए, सरला भानो, शाह बानो, सरला मुद्गल, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है। तो इससे काम आपका चल जाएगा। फिर उसके बाद लॉ कमीशन आया 2018 में, 21st रिपोर्ट। इसमें इन्होंने बोला कि लॉ ये जो है नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल है। यूसीसी जो है नीदर नेसेसरी है नॉट डिजायरेबल है। तो यहाँ क्यों, क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी को ये इतना ज्यादा ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि ये इम्पैक्ट करे नेशनल इंटीग्रिटी को। ठीक है। तो आपका हर कल्चर का, जैसे कल्चर में आ गया रिलीजन भी आ गया, तो कल्चर और रिलीजन में इतना ज्यादा आप कंप्रे ये कन्फर्मिटी नहीं ला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लोकल डिमांड आने लगेगा कि भाई हमको अपने कल्चर के हिसाब से रहने दीजिए, हम अपने हिसाब से चाहते हैं रहना। ठीक है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़े, तो इसलिए ब्रिक बाई ब्रिक मॉडल पे वर्क कीजिए और एक एक करके लॉ को सुधारिए और फिर रिफॉर्म कीजिए। और अगला हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ था तो इसमें डाइवर्स व्यू था यूसीसी के बारे में। तो डाइवर्स व्यू की इसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो इसी के लिए जो सब कमिटी था उसके हेड कौन थे, सरदार पटेल थे। तो 5-4 से इसका वोटिंग हुआ और इसमें यह हुआ फाइनल कि यूसीसी के प्रोविजंस को आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट रखा जाए, 25 को अभी रखा जाए, जो फ्रीडम टू रिलीजियस प्रैक्टिस और फ्रीडम टू कॉन्साइंस जो है उसको रखा जाए। बट जो यूसीसी है इसको उसके डोमेन से बाहर रख के अभी टेम्पररी के लिए हम इसको ये डीपीएसपी में रख देते हैं। तो ये डिसाइड हुआ, वही उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ। फिर अंबेडकर जी का भी व्यू है कि यूसीसी डिजायरेबल है, बट फेवर किया कि ये वॉलंटरी होना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि आप किसी पे फोर्स कर दिए कि भाई तुमको कोई ऐसे ही रहना है, तो उससे क्या होगा, सोशल कियोस बढ़ेगा, फॉल्ट लाइन सोसाइटीज में आएंगी। ठीक है। तो उस चीज के लिए अम्बेडकर ने बोला था कि भाई ये वॉलंटरी हो, डिजायरेबल है, कंपलसरी डिजायरेबल है, बट इसको इम्पोज मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए। तो ये डिफरेंट व्यूज को हमने देखा। अब इसकी इम्प्लीकेशन को देखते हैं। तो इम्प्लीकेशन में बात करते हैं तो ये क्या करता है, अगर एक सेट ऑफ लॉ रहेगा तो एक सेट ऑफ मेंटेलिटी रहेगा, तो इससे क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन रहेगा, इक्वालिटी एंड जस्टिस को लेके आएगा। क्योंकि जैसे इक्वालिटी एंड जस्टिस कैसे, अब जैसे चाइल्ड के मैटर में ही हम देखें तो अगर क्रिश्चियन में जैसे आपका एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में क्या बोला गया था कि वुमेन्स आर, जैसे क्रिश्चियन में नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेचुरल गार्जियन है। तो अगर नेचुरल गार्जियन उनको किया जाएगा तो चाइल्ड के साथ भी जस्टिस होगा, वुमेन के साथ भी उनकी जो पेरेंटेज के का जो होता है उसका जस्टिस होता है। ठीक है। तो वो चीज है। फिर ये सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म में क्या है कि आप किसी रिलीजन को फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं और एक सेकुलर है, सबके लिए बराबर है, ऐसा अलग आप दो रिलीजन के दो तरफ से आप व्यू नहीं रख रहे हैं। ठीक है।
तो ये सेकुलर व्यूज को प्रमोट करता है। और जेंडर जस्टिस, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट अपना प्रैक्टिस है, तो वो जो है वो जेंडर जस्टिस को भी लेके आएगा। मेन वो में अलग अलग जो कल्चर ऑफ लॉज है उसके कारण जो इश्यूज आते हैं उस चीज को ये प्रोटेक्ट करेगा। जैसे पॉलीगैमी का बंद होता है तो वुमेन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल जेंडर जस्टिस को लेके आता है। ठीक है। अब चैलेंजेस क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बारे में एक तो हम लोग अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट कैसे, आर्टिकल 25 तो आपको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड कॉन्साइंस का बात करता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग इम्पोज कर देते हैं यूसीसी तो उसके कॉन्ट्ररी चला जाता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको आप बनाएंगे कैसे, इतना सारा एक्ट है, इतने सारे डाइवर्सिटी है, सबको एकोमोडेट करते हुए कैसे बनाएंगे। क्या हिंदू कोड को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो आपको सबको एक साथ लेके आना है, कंसेंसस के अकॉर्डिंगली आप करना है। तो ये बहुत हरकुलियन टास्क, आसान नहीं है। फिर अगला है कि चैलेंज इन इम्प्लीकेशन। चैलेंज इन इम्प्लीकेशन कैसे, कि वन नेशन वन लॉ आप लेके तो आ रहे हैं, बट चूंकि ये जो है कंकरेंट लिस्ट में है पर्सनल लॉज, अभी हमने देखा। तो इसका एग्जांपल है सबसे बेस्ट कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1972 है, इसमें वेस्ट बंगाल तमिलनाडु ने मॉडिफाई किया। तो आपने अगर लॉ लेके आ गए तो क्या गारंटी है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंगली वो पॉलिटिकल वोट बैंक के कार्ड वो उसको मॉडिफाई नहीं करे। तो ये जो भी हो पैन इंडिया होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि स्टेट अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करे, गवर्नमेंट चेंज, लॉ चेंज, ऐसा ना हो। ठीक है। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं। फिर कल्चर डाइवर्सिटी, आपको पता है आर्टिकल 29 कल्चर के हिसाब से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 371 जो है A to I, ये भी कल्चर के हिसाब से आपको कुछ पर्सनल लॉज में फ्रीडम प्रोवाइड करता है, उस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये इसके कॉन्ट्ररी चला जाता है। ठीक। तो इसीलिए लॉ कमीशन ने ही बोला था कि लॉ कल्चर डाइवर्सिटी शुड नॉट भी इतना ज्यादा इम्पोज करके आप कन्फर्मिटी ना करें कि वो नेशनल इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करे। ठीक है। तो इसका उसकी अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल बैकलैश आएगा डिफरेंट जो रीजन से, और डिफरेंट रिलीजन से बैकलैश आएगा कि भाई हम पे ये जाति हो रही है, रीजन भी कहेगा कि हम पे ऐसे कैसे आप फोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और वे अहेड में हम देखेंगे तो इसका सिंपल सा भाई यही बात है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके आना है। क्यों, कैसे, आपको ट्रस्ट लेके आइए। किसको इम्पोर्टेंट क्या है कि सोशल रिफॉर्मर्स है, उसमें ट्रस्ट बनाइए। और वो अपने सोसाइटी में जाके उसको मैसेज देंगे, गाइड करेंगे। बहुत ज्यादा जो एकदम डीप हार्ड कोर जो रिलीजियस कंजर्वेटिव है उसको भी समझाइए, बट ऐसा नहीं कि उसको ही आप भगवान बना के बैठा दीजिए कि भाई तुमको ही करना है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके आना है। ब्रिक पर ब्रिक अप्रोच, जैसे लॉ कमीशन ने कहा था कि एक एक करके आप कीजिए, ऐसा नहीं कि सब एक साथ इम्पोज कर दीजिए तो उससे लगेगा कि भाई मेरे साथ जाती हो रहा है। तो आप उनसे एक मैटर पे कंसेंसस बिल्ड कीजिए। एक जैसे ट्रिपल तलाक पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो वैसे ही धीरे धीरे करके आप एक एक करके ब्रिक बाय ब्रिक आप पूरा इमारत तैयार कीजिए। ऐसा ना कि पूरा इमारत ही बना दे, तो उससे क्या होगा कि इशू होगा। ठीक है। फिर जेंडर सेंसिटिव अप्रोच का होना चाहिए, क्योंकि आप जेंडर में क्या है कि वुमेन से रिलेटेड केवल पर्सनल मैटर्स में नहीं, बहुत सारे अदर मैटर्स में भी वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिपेंसीज है। और बहुत सारे मैटर जो कि पेंडिंग है, तो उन सबको इनकम्पास कीजिए और जेंडर जेंडर सेंसिटिव अप्रोच लगाइए। जेंडर को, हर जेंडर को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। अब पैन इंडिया बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अब स्टेट में अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि वो पैन इंडिया रहे, इसमें कोई स्टेट अपने हिसाब से मॉडिफाई ना कर सके। मॉडिफाई करे तो विथ प्रॉपर सेट ऑफ चैनल, ऐसा ना कि खुद से मन में आया और आज मन में आया, कल आपका चूंकि पूरा स्टेट में रूल है, आप मेजोरिटी हैं, मेजिटेरियन है उसमें असेंबली में, तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कंसेंसस होना चाहिए विथ ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे जो पार्टी इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड नहीं सॉरी, ट्रांसजेंडर हो गए, और भी जैसे जो भी हैं उनके पर्सनल लॉज को भी आप कोडिफाई किए। तो ट्रांसजेंडर को भी अभी बहुत सारी चीजों में इनकम पास नहीं किया गया, उनकी मैटर को भी प्रिज्म से, मतलब उनके भी चीजों को इनकम पास करते हुए, इसमें सबको इनकम पास करते हुए एक बेसिक कंसेंसस बिल्ड करें। फिर तब इसको इम्प्लीमेंट करें, तभी ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा। अदरवाइज ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन माइट बी फ्यूटाइल फॉर द नेशन होगा। तो होपफुली ये कॉन्सेंसस बिल्ड बन के सभी समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेशन के लिए ये इंपॉर्टेंस क्या है, और तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको अगर पसंद आया तो
कमेंट जरूर करेंगे कि आपका क्या व्यूज़ है यूसीसी पे, ताकि कुछ लर्निंग्स मुझे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर द डे।